सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज के सेकंड पार्ट में। 2023 और 24 के हिसाब से ये वीडियो लेक्चर सीरीज है, चैप्टर 7 है। ये चैप्टर पूरी तरीके से बेस्ड है विजयनगर एम्पायर पे। आप लोगों ने वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर जाके वॉच आउट करिएगा, आपको समझ में आएगा कि बेसिक चैप्टर के अंदर क्या क्या है। सेकेंड पार्ट ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट है हमारा, और आप चाहें तो नोट्स के लिए यहाँ पे जुड़ सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट ई पाठशाला, आपको बहुत सारी क्वेरीज मिलती हैं वहाँ पे, सो आप वहाँ पे भी ज़रूर जुड़िएगा। हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं, हम लोग सेकंड पार्ट पे राजा और व्यापारी। अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा बेसिक सा समझ में आएगा आपको। और मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में इसके कैपिटल के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी थी। बट अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। हमें एक बेसिक चीज़ तो समझ में आती है कि कृष्णा और कावेरी नदी के आसपास के हिस्से में पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य जो था वो फैला हुआ था। अब सिंपल सी बात है कि आपको पता होगा कि किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए घोड़ों का बहुत अहम रोल होता है। गजपतियों के पास उस टाइम पे हाथी हुआ करते थे, लेकिन विजयनगर एम्पायर के जितने भी राजा थे, अगर उनकी डायनेस्टी नाना करके भी 1336 से लेकर 1565 तक रही तो 200 सालों से 250 सालों के बीच में इन लोगों ने राज करा। इनकी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जो नींव थी ना, वो उनके घोड़े थे, क्योंकि घुड़सवारी के लिए, कैलवरीज के लिए इन लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि इस अवधि के दौरान घुड़सवार योद्धा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इम्पॉर्टेंट था। और उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हैं कि गजपतियों के पास, जो उड़ीसा के आसपास थे, उनके पास हाथी थे। गजपति इसलिए उनको कहा जाता था। लेकिन जो विजयनगर एम्पायर, जो कर्नाटका के अंदर सिचुएटेड थे, इन लोगों के पास उस समय जो घुड़सवारक हुआ करते थे, जो घोड़ों को भाग के उन पर अटैक किया करते थे, उनके थ्रू अटैक किया करते थे, वो इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थे। ओके, सो अब ये लोग क्या करते होंगे, इनके क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल के लिए घोड़ों का महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पीरियड पे एक मर्चेंट कम्युनिटी हुआ करती थी जो अरब से बिलोंग करती थी। अरब के लोग घोड़े लेके आते थे इनके पास और इनको सेल कर दिया करते थे ताकि इनका साम्राज्य काफ़ी अच्छी तरीके से चल सके। देखो, राजा जो है ना, राजा सारे काम खुद से नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। राजा अपनी आर्मी के हेड को बोलेगा, जिसमें हमने अमर नायक के बारे में समझा था। अमर नायक के बारे में आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है और दिस ईयर भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अमर नायक जो होते थे वो पूरी तरीके से मिलिट्री कमांडर हैं और वो जाके ये सारे सेटलमेंट करते थे। तो अरब मर्चेंट जो थे वो पूरी तरीके से घोड़ों के व्यापार को, क्योंकि अरबी घोड़े जो थे बड़े ही फुर्तीले, बड़े ही तेज तर्रार वाले लोग होते हैं, तो अरब मर्चेंट जो थे वो जाके क्या करते हैं, ये विजयनगर एम्पायर के लोगों को एक तरीके से घोड़ों को सेल करने का काम किया करते थे। तो आप कह सकते हैं कि अरब के व्यापारी इस चीज़ को कंट्रोल किया करते थे। अब इन लोगों को क्या कहा जाता था, इन लोगों को उस भाषा के अंदर स्थानीय लोग ऐसे व्यापारी को कुदराई, कुदराई पीपल है, ये थोड़ा सा मंगोलिया शब्द लग रहा है हमें, कुदराई चेट्टी करके इनका नाम है। एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आता है, तो कुदराई चेट्टी इन लोगों को कहा जाता है। इसका प्रूफ हमें महानवी डब्बा के ऊपर जो आर्काइव करी हुई चीज़ें हैं उनसे हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है कि किस तरीके से कुदराई चेट्टी के जो लोग थे वो घोड़ों का बिजनेस अरब से आते थे और विजयनगर एम्पायर के राजा के साथ ये लोग बिजनेस किया करते होंगे। एक अच्छी बात है, देखो किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए आपको पता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट उसने पूरी दुनिया को जीतने की जिद ठान रखी थी। और जब उसने पूरी दुनिया को जीतने की जिद ठान रखी थी तो आपको पता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उसकी इंपॉर्टेंस उसके घोड़े। ये सारे लोग तुरंत मार के निकल जाते थे क्योंकि उनके घोड़े बड़े फुर्तीले थे। हमारे इंडिया के अंदर उस टाइम पीरियड पर लोग हाथी से लड़ाई करते थे, और हाथी दोस्तों बैंड बाजे के टाइम पीरियड पे शादी के अंदर इस्तेमाल किए जाते थे। वो फुर्तीले नहीं होते, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं जो घोड़े थे वो बड़े फुर्तीले होते हैं। इसलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 6 कंट्री से ज़्यादा क्या कहते हैं इलाकों को जीता था। इसलिए इनके जीवन में भी घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आप ये बताइए कि कुदराई चेट्टी या अरब कम्युनिटी के लोग विजयनगर एम्पायर के अंदर अगर बिजनेस करने के लिए आते थे या उनको कुछ सामान बेच रहे हैं तो उनको भी तो प्रॉफिट होता ही था ना। और दूसरी बात, ऐसा नहीं था कि विजयनगर एम्पायर के अंदर कुछ नहीं था।
विजयनगर एम्पायर के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पर व्यापार का, बिजनेस का, सारी चीजें होती थी। वहां पे भी एक तरीके से मार्केट सिस्टम बनाया गया था और कोशिश ये करा जाता था कि बाहर का व्यापार भारत के अंदर आए, भारत से लोग सामान खरीद के लेके जाए और भारत को बिजनेस या पैसा दे के जाए। देखो हर कंट्री करती है। आपने पॉलिटिकल क्लास के अंदर चाइना के बारे में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ा था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बताया गया था कि किस तरीके से सरकार एक ऐसी जगह बनाती है जहाँ पे बाहर की कंट्री के लोग आते हैं, बिजनेस करते हैं और अच्छी तरीके से ट्रेड करते हैं और पैसा कमाते हैं और अपनी कंट्री में चले जाते हैं। तो ऐसे विजयनगर एम्पायर ने भी क्या करा, विजयनगर एम्पायर ने अपने टाइम पीरियड में विजयनगर एम्पायर में मार्केट बनाया गया, मार्केट सिस्टम बनाया गया। अब क्योंकि अरब के लोग, ईरान के लोग, तुरान के लोग, अफगान के लोग, ये सारे लोग भारत में उस समय बिजनेस करने आते थे, तो इन लोगों के लिए मॉस्क्यू बनाए गए, इन लोगों के लिए टेम्पल बनाए गए, सराय बनाए गए, रास्ते पे जगह जगह पानी का प्रबंधन किया गया, ये सब था। तो मार्केट सिस्टम ऐसे ही बनता है। और विजयनगर एम्पायर के अंदर वो किस लिए फेमस था? अपने मसालों के लिए, अपने कपड़ों के लिए और दूसरे प्रीशियस मेटल्स थे, उन सब के लिए ये बड़े ही फेमस थे। अब ऐसे में क्या होता था, ऐसे में आप कह सकते हैं कि अपने स्टेटस को सिंबॉलिक करने के लिए सिटी को काफ़ी सजाना और उसके बाद वेल्दी पॉपुलेशन बनाना, है ना, हाई वैल्यू एक्सोटिक गुड्स जो है, प्रीशियस मेटल, ज्वेलरी, ये बेचा करते थे ये लोग। और जब विदेशी लोग जो मसालों के लिए तो बिल्कुल कायल थे इंडिया के, आपको पता है कि केरला के अंदर, साउथ के अंदर मसाले बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मसाले जब बहुत अच्छे मिलते हैं, दूसरी कंट्री के अंदर मसाले अवेलेबल नहीं थे, और मसाले अवेलेबल नहीं थे तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे इस कंट्री के अंदर आप देखोगे मसाले अगर अवेलेबल नहीं है तो अफगान के लोग तो मसाले लेने आएंगे और हमारे पास मिट्टी इस प्रकार के मसाले अच्छे उग जाते हैं। सो दैट इज वाई जो भी पैसा, जो भी रेवेन्यू विजयनगर एम्पायर, ये दुकानों की थोड़ी बहुत पिक्चर्स दिखा रखी है उस टाइम पीरियड पे, मैंने इसे नेट से ढूंढ के निकाली, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है ये। तो उस समय जो भी पैसा इस ट्रेड से आता था, राजा के टाइम पीरियड पे जो भी पैसा इस ट्रेड पे आता था, विजयनगर एम्पायर की जो भी प्रोस्पेरिटीज है, समृद्धि बनाने के लिए उस पैसे को खर्च किया जाता। क्योंकि राजा तो अपनी जेब से पैसा देगा नहीं भाई। बाहर की कंट्री को हम क्यों बोलते हैं कि आके एप्पल बेच दो, आके अपना फोन बेच दो, आके अपना जहर बेच दो? क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर मार्केट बहुत तगड़ी है, बिजनेस बहुत ज्यादा होता है और हमारे देश के लोगों को फायदा होगा। सो दैट इज वाई हम ये चीजें करते हैं, नहीं अदरवाइज हम ये चीजें क्यों करेंगे? हम बिल्कुल नहीं करेंगे, समझ रहे हो? तो इसीलिए इन चीज़ों की ज़रूरत जो है हमें बहुत ज़्यादा होती है और ये चीज़ें हम लोग किया करते हैं। सो जो भी पैसा आया वो विजयनगर एम्पायर का राजा उस साम्राज्य को बनाने में लगा देगा। ओके, क्लियर होता जा रहा है आप लोगों को? तो अब चाहे संगम डायनेस्टी हो, सुलवा डायनेस्टी हो, तुलवा डायनेस्टी हो, अरेविद डायनेस्टी हो, इन सभी के टाइम पीरियड पर पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पर बिजनेस होता है, बहुत बढ़िया लेवल पर बिजनेस होता है। और विजयनगर एम्पायर की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो धीरे 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 और अच्छा फलता फूलता जा रहा था। राजा के पास काफ़ी अच्छा पैसा आ रहा था। जैसे संगम डायनेस्टी के अंदर शुरुआती समय में बिजनेस बहुत अच्छा बना होगा, फिर सुलवा डायनेस्टी के टाइम पीरियड में बहुत अच्छा बना होगा, ऐसे अच्छा अच्छा बनते 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 बहुत अच्छा बन गया होगा। इस तरीके से धीरे धीरे करते 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 आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा आया तुलवा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे कि वो साम्राज्य बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही पैसे वाला हो गया। तो इस टाइम पे राजा अपने साम्राज्य को और अच्छा करने के लिए बहुत सारे काम करेगा, जिससे फ्यूचर में उस राजा की अलग ही वैल्यू थी। एग्जाम्पल के लिए मुगल्स भारत में आए थे तो पहले बाबर ने अच्छा करा, हुमायूं ने अच्छा करा, इन्होंने पैसा जोड़ा, समृद्धि करी, इन्होंने टेरिटरी को अच्छा करा। लेकिन फिर अकबर का जब टाइम पीरियड आया, तीसरे नंबर की पीढ़ी, वो बहुत कुछ कर गया, उस अकबर की वैल्यू बहुत अलग थी, है ना। तो ऐसे ही जैसे विजयनगर एम्पायर में संगम डायनेस्टी ने इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी, तुलवा डायनेस्टी ने थोड़ा बहुत इसको और अच्छा करा, और उसके बाद तुलवा डायनेस्टी ने इसको और अच्छा करा, तीसरे नंबर की पीढ़ी। और इसीलिए तुलवा डायनेस्टी के राजा कृष्णदेव राय के बारे में बहुत कुछ हमें एनसीईआरटी बताती है। सो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपने समझनी है। अब देखिए, विजयनगर एम्पायर में संगम डायनेस्टी के फाउंडर तो हरिहरा और बुक्का, ये दोनों ही थे। और एनसीईआरटी हमें बताती है कि 1336 से लेके 56 तक ये इन्होंने राज करा, फिर उसके भाई ने राज करा, ऐसे करते करते देखो बहुत सारे लोगों ने राज करा। अब ये चीज तो आपको पूरी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी ना, और आपको याद भी नहीं करनी है इतनी, समझ आई? कोई जरूरत नहीं है कि इतने सारे राजा कौन कौन थे। वीर विजय बुक्का राय, ये कौन याद रखेगा कि इसका टाइम पीरियड इतने 2 साल तक था बस। देवा राय सेकंड, ये जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे ना तो फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए
स्पेशलिटी हिस्ट्री में कितना कुछ है पढ़ने के लिए, इतना तो है ना स्टूडेंट पढ़ने बैठेगा। अच्छा, दूसरा है सुलवा डायनेस्टी। तो सुलवा डायनेस्टी के अंदर नरसिम्हा राय करके कोई व्यक्ति था, ये बड़ा फेमस था। और उसके बाद आया तुलवा डायनेस्टी, और तुलवा डायनेस्टी देखो 1491 से लेकर 1570 के बीच में। और इसमें आता है कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड, और यही कृष्णदेव राय ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो दे वर सस्पेंडेड बाय द सुलवा मिलिट्री कमांडर हु वर रिमेन इन द पावर ऑफ 1503। मतलब आपको पता होना चाहिए कि फाइनली संगम को सुलवा ने हराया और सुलवा को तुलवा ने हराया। तो ये बड़ा ही अजीब सा है, अटैक पर अटैक चलते रहते हैं, ये एक दूसरे के रिलेशंस में होते हैं। और आपको पता है कि सत्ता, जमीन और पैसा, इंसान इसके पीछे है बहुत कायल, और इसीलिए होते रहते हैं अटैक। ओके, तो अटैक होते रहे, लेकिन हमें जो समझना है, हमें कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में ज़्यादा समझना है। तो तुलवा डायनेस्टी से तीसरे नंबर के जो व्यक्ति हैं कृष्णदेव राय, उनका टाइम पीरियड अगर आप 20 साल का देखो तो आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर के अंदर तुलवा डायनेस्टी का टाइम पीरियड सबसे पीक पर था। सबसे पीक पे क्यों था मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति के नाम देख सकते हो, श्री कृष्णदेव राय, महाराजाधिराज का टाइटल, कन्नड़ा राज्य रमन, अधारा भोजा, मतलब दक्षिणा, मतलब मूर्तियां, पता नहीं क्या क्या नाम, ये टाइटल है इस बंदे के। वैसे आपको याद रखना पड़ेगा, एक टाइटल बड़ा फेमस है, यूपीएससी के अंदर आया था ये वाला पेपर के अंदर क्वेश्चन, कि आप बताइए कि जो विजयनगर एम्पायर के राजा हैं उनको क्या टाइटल मिला था। तो आपको याद रखना पड़ेगा महाराजाधिराज। महाराजाधिराज का मतलब होता है राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, महाराजाधिराज ये बोला जाता है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने टाइटल अक्वायर करा, वह राजा है तो कुछ तो करेगा ही, बिजनेस वैसे ही हो रहा है, घोड़े और अच्छे हो चुके हैं, अटैक पे अटैक से बच रहा है। इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक अटैक नहीं करे, बहुत सारे अटैक करे। जैसे नंबर 1 रायचूर दाब पे इसने अटैक करा, कब, 1512 के अंदर। उसके बाद ही डिफीटेड प्रताप रुद्रा, गजपति का प्रताप रुद्रा डायनेस्टी था, 1514 के अंदर इसने उसको हराया। अब ये एनसीईआरटी मेंशन ही, बस इतना सा मेंशन है कि 1514 में बैटल हुई थी, लेकिन सुल्तान गजपति के किस राजा को हराया ये मैंने ढूंढ के निकाला है। तो 1512 1514 के अंदर एक बैटल, तीसरी बैटल सुल्तान ऑफ बीजापुर से 520 में इसकी बैटल हुई। आप देख सकते हो कृष्णदेव राय और उसके अपोजिट में था आदिल शाह, देख रहे हो आदिल शाह, भाई साहब आदिल शाह सुल्तान ऑफ बीजापुर का राजा था, और इससे बैटल हुई। इस बैटल के अंदर आप देख सकते हो कि इनकी तरफ से कितने लोग थे, इनकी तरफ से 14,000 लोग थे, इनकी तरफ से 70,000, 30,000 है ना, ये सारे लोग थे। एलिफेंट के नाम पर 550 एलिफेंट थे। इन लोगों के पास 1,40,000 सोल्जर्स थे, मतलब बहुत कुछ था स्ट्रेंथ इन लोगों के पास। लेकिन भाई विजयनगर एम्पायर में जो राजा था ना कृष्णदेव राय, बड़ा ही ग्रेट था। इस बंदे ने 3 बैटल लड़ी अपने लाइफ में, इसलिए आप कह सकते हो कि विजयनगर एम्पायर का जो राजा कृष्णदेव राय है ना, जो तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला टाइटल महाराजाधिराज टाइटल, दूसरी बात 1512 में बैटल, 1514 में बैटल, 1520 में बैटल। इस बैटल के अलावा भी इसने अपने साम्राज्य को और अच्छा करने के लिए क्या करा, नंबर 1 इस बंदे ने बहुत सारे इंप्रेसिव गोपुरम बनाए। गोपुरम क्या होते दोस्तों, गोपुरम होते हैं एंट्रेंस गेट, मंदिर के अंदर घुसने के लिए जो बड़े बड़े एंट्रेंस गेट होते हैं गोपुरम बोला जाता है। तो कृष्णदेव राय ने उस टाइम पीरियड पे बहुत अच्छे टेम्पल्स बनवाए, और साथ साथ में उस बंदे ने उस टाइम पीरियड पे ये गेटवेज बनवाए। देख लो ये होता है गोपुरम, इस गोपुरम को बनवाया इसने अपनी मदर के नाम पे। नगरलापुरम एक शहर बसाया पूरा का पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इसने पूरा का पूरा जितना भी काम करा था, इसने उस रिसोर्स को लिखने के लिए उस रिसोर्स को लिखा, और उस बुक का नाम क्या था, अमुक्त मलयाद। ठीक है, अमुक्त मलयाद तेलुगु भाषा के अंदर ये लिखा गया था। और इससे पहले हम दूसरे राजाओं के बारे में नहीं जानते थे कि हरिहर बुक्का है वगैरह वगैरह, ये तो हमें इनकी ही बुक से मिला। अच्छा, पेपर के अंदर अगर ये आपसे पूछा जाए कि किस भाषा में लिखा गया, तो तेलुगु भाषा में लिखा है। किसने लिखवाया, कृष्णदेव राय ने लिखवाया। अब कोर्ट पोएट भी होते थे क्या इनके टाइम पीरियड पे, तो अगर आपको पता है ना तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कोर्ट पोएट थे कौन। ठीक है, ढूंढ लीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। विजयनगर एम्पायर में ऑफकोर्स 1529 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, और 1529 के बाद आप कहोगे कि इनकी हालत हो गई ख़राब। किसकी हालत, इनकी नहीं, ये तो डेथ होगी इनकी। इनके बाद जो इनके सक्सेसर आए, जो उत्तराधिकारी आए, उनके बीच में बड़े कलेश चलते रहे, क्योंकि भाई जो ये हेड होता है ना,
उसके बाद इनके उत्तराधिकारी के बीच में नायक जो होते हैं ना, उनके बीच में होड़ लग जाती है कि अब सत्ता के ऊपर कौन बैठेगा। ये आज की डेट में भी होता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए 1542 तक इनका नियंत्रण रहा और उसके बाद दूसरे वंश के लोगों ने 17वीं सेंचुरी में अरविंद डायनेस्टी के लोगों ने इसको पूरी तरीके से ओवरटेक कर लिया। पर होता यही है, विजयनगर एम्पायर में अगर कृष्णदेव राय मेरे ख्याल से भी और भी टिक जाते तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा राज्य बना के चले जाते और गजपति के सुल्तानों को और उसके बाद क्या कहते हैं आपके बीजापुर के सुल्तानों को, गोलकोंडा के सुल्तानों को, सबको मार मुर के साइड कर देते। बहुत ज़्यादा अकबर जैसी वैल्यू इनकी मानी जाती है। बड़े ही विजनरी लीडर थे ये। और उसके बाद आती है अरविंद डायनेस्टी के बारे में। अरविंद डायनेस्टी साउथ के अंदर ही था, आप देख सकते हो। यहाँ पे रमा राय जो थे इसके सबसे पहले हेड बोले जाते हैं और यहाँ पे रमा देवा राय भी थे। तो ये जब 1542 के अंदर से लेके 1646 तक इनका टाइम पीरियड था, लेकिन इनका टाइम पीरियड अंतिम टाइम पीरियड था। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन बस इतना बताया गया है कि जब विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो अरविंद डायनेस्टी आती है, वो अरविंद डायनेस्टी में जो रमा राय अरविंद डायनेस्टी का हेड था, वो अब धीरे धीरे करते 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 इनकी मिलिट्री के बीच में, नायक्स के बीच में और अमर नायक के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता चला गया। इसलिए एक बैटल हुई थी। इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ राक्षी तंगड़ी या बैटल ऑफ तालीकोटा। तो आप कह सकते हो विजयनगर एम्पायर के बीच में लड़ाई हो रही थी और साथ में विदर्भ के सुल्तान, गोलकोंडा के सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान, अहमदनगर के सुल्तान, ये चारों लोग एक साथ हो गए। और इसमें हसन निज़ाम शाह फर्स्ट, आदिल शाह सेकंड, इब्राहिम कुतुब शाह वली और अली बरत शाह, ये सारे लोग एक साथ हो गए थे। और अरविंद डायनेस्टी के सिर्फ रमा राय और उसके बाद तिरुमला देव राय, ये लोग थे। ये बेचारे इतने ज़्यादा वो नहीं थे। इसीलिए इस बैटल के अंदर क्या हुआ, बैटल के अंदर जो रमा राय थे अरविंद डायनेस्टी के हेड, वो मारे गए। और मारने के बाद आप देखते हो कि पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर किनके हाथों में चला जाता है, सुल्तानों के हाथों में चला जाता है। कौन से सुल्तानों के हाथों में चला जाता है, जिन्होंने इनको हराया। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, इन सुल्तानों ने इनको हराया। और उसके ही कुछ सालों के बाद पूरी तरीके से ये कंट्रोल जो है आ जाता है सुल्तानों के हाथ में। बड़ा ही सैड स्टोरी थी। और यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में अगर कृष्णदेव राय होते तो बहुत कुछ होता, लेकिन विजयनगर एम्पायर में फाइनली ये जो आपका कृष्ण और तुंगभांगरा नदी के बीच का हिस्सा था, ये बीजापुर के सुल्तान, गोलकोंडा के सुल्तान, विदर्भ के सुल्तान, इधर के सुल्तानों ने उनको कैप्चर कर लिया। और उसके बाद अगर आप देखो तो देखो किस बैटल कब हुई है, बैटल हुई है 1565 के अंदर। अगर 1565 में बैटल हुई है तो उसके बाद भी अगर आप देखो तो ये राजा थे। पर ये राजा के बारे में ये नहीं बताया गया है कि ये राजा क्या विजयनगर एम्पायर में ही रहते थे, कहीं और रहते थे। तो ये नहीं है, क्योंकि राजा तो रहेंगे ना, भाग गए कहीं पे, कहीं और रहने लग गए। तो ये लोग फिर विजयनगर एम्पायर में नहीं, साउथ के और पार्ट में कहीं और छुप के रहने लग गए। तो यहाँ पे बोला जाता है कि इनको वहां से स्थानांतरित करके तिरुपति से चंद्रगिरी और पेनकुंडा यहाँ के हिस्सों में भेज दिया गया, ये लोग वहां से राज करने लग गए। तो इसलिए सुल्तान और राय के बीच में संबंध जो है ठीक नहीं रहे बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद। और बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद आप कह सकते हो सुल्तान और राय के बीच में हमेशा शत्रुतापूर्ण संबंध बने रहते थे, ये है। लेकिन एनसीईआरटी ये भी बताती है कि जरूरी नहीं कि हर बार शत्रुतापूर्ण थे, कहीं कहीं पे रिलेशंस अच्छे भी थे। जैसे अगर बात करें कि कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड पे जब बाहर के लोग अटैक करने के लिए सुल्तानों के पास आते थे, तो उस समय पे आप कह सकते हो कि कृष्णदेव राय जो थे बीजापुर सुल्तानों की मदद किया करते थे। ऐसा भी बताया गया एनसीईआरटी के अंदर। बहुत अलग ही चीज़ है जो हमने देखा कि ये लोग दुश्मनी भी करते थे पर प्यार से, दोस्ती भी करते थे पर प्यार से। सो ये था थोड़ा बहुत ओवरव्यू विजयनगर एम्पायर के बारे में। वीडियो लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट था ये, थर्ड पार्ट में जल्दी मिलेंगे। और दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप आप लेक्चर सीरीज थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।